मेरे गांव में शादी से पहले हर लड़की को गांव वालों के सामने घोड़े के साथ ऐसा क्यों करना पड़ता था। हमारे गांव में एक अजीब परंपरा थी जिसकी वजह से मुझे शादी के नाम से ही डर लगने लगा था। कहने को तो मैं गांव वाली थी और अक्सर गांव वाले बहुत हिम्मत वाले होते हैं, लेकिन मैं बहुत ही कमज़ोर दिल की लड़की थी। परंपरा नाम से इतना डर लगता था कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी और मेरी उम्र 23 साल हो चुकी थी। हमारे गांव में लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र में कर दी जाती थी, लेकिन मैंने अपने घर वालों को साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे शादी ही नहीं करनी। मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता करवाना चाहा, मगर मैं हमेशा घर से निकल जाती थी। मेरे घर वाले जानना चाहते थे कि मुझे शादी से क्या दिक्कत है, लेकिन मुझे भी ये बताते हुए शर्म आती थी कि मैं घोड़े के साथ रस्म वाली परंपरा से डरती हूँ और गांव वालों के सामने अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती हूँ। हमारे गांव के मुखिया की तरफ से इस तरह परंपरा को अंजाम दिया जाता था। गांव के मुखिया का कहना था कि रस्म के बिना कोई लड़की की शादी नहीं हो सकती। शादी से एक हफ्ते पहले सारे गांव वालों को जमा करके दुल्हन से यह रस्म पूरा कराया जाता था। मुझे आज भी वह दिन अच्छी तरह से याद है जब हमारे गांव की एक लड़की अंजलि की शादी थी। मैं जिद करके पापा के साथ उस रस्म को देखने के लिए भरे मैदान में चली गई थी। अंजलि दुल्हन बनी हुई अपने पापा के साथ गांव में मैदान तक आई थी। ये सब देखने के लिए सिर्फ गांव के मर्द ही इकट्ठा होते हैं, लेकिन मेरे रोने की वजह से पापा मुझे अपने साथ ले गए थे। वैसे भी मैं छोटी थी, इसलिए किसी ने मना भी नहीं किया। दुल्हन बनी अंजलि को घोड़े के पास ले जाया गया और रस्म को शुरू कर किया गया। अंजलि की चीखें आसमान से बातें करने लगी। उसकी ओढ़नी एक तरफ गिर गई। वह पूरी तरह बेहाल हो गई थी, लेकिन ना ही लोगों को तरस आया और ना ही घोड़े को। घोड़ा तो शायद अंजलि को चाहने वाला था, वह सिर्फ देखते ही दीवाना हो गया था। अंजलि का बेहाल रूप देखकर मेरी सांस रुक गई थी, लेकिन सब लोग ऐसे लग रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुखिया साहब भी वहीं मौजूद थे, इस सारे करतूत का हिस्सा थे। यह सब उन्हीं के आदेश पर तो होता था। मुखिया का कहना था कि इस तरह गांव की लड़कियां मर्दों से प्यार करना, उनकी इज्जत करना सीख जाती है, लेकिन यह बात मेरी समझ से परे थे। घोड़ा और इंसान का आपस में क्या ताल्लुक? लेकिन यह भी तो मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब मैं खुद उस रस्म को देखने गई और उसका हिस्सा बनी। वह पूरी दिन अंजलि को घोड़े के साथ ही गुजारना था। घोड़ा खुद ही अंजलि को लेकर गांव की जंगल की तरफ निकल गया था। सबको अच्छी तरह मालूम था कि अब घोड़ा अंजलि को लेकर शाम में ही वापस आएगा। लड़कियों की बहुत ही बुरी हालत हो जाती थी। उनके शरीर पर जख्म तक होते थे और कुछ के कपड़े भी फट चुके होते थे, लेकिन किसी को बिल्कुल भी तरस नहीं आता था और सबको लगता था कि यह रस्म बहुत ज़रूरी है। घोड़ा अंजलि को ले गया। लोग भी अपने कामों पर वापस लौट गए, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर अंजलि की हालत और उसकी चीखें घूमने लग गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि अंजलि किस तरह सारा दिन घोड़े की मनमानी बर्दाश्त करेगी। बस उसी दिन मैंने निर्णय कर लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खुद को घोड़े के हवाले नहीं कर सकती थी। लेकिन वह कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान जो नहीं चाहता है उसकी किस्मत में वही लिखा होता है। शायद शादी मेरे किस्मत का हिस्सा था, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में आदित्य आ गया था। पिछले कुछ महीनों से मेरे पापा बीमार थे। मेरे 2 भाई थे और दोनों ही शहर में काम करते थे, इसलिए हमारे गांव को ज़मीनों पर पापा ही काम करते थे। पापा की बीमारी को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं पापा की जगह खुद अपनी ज़मीन पर काम करूंगी। पापा कहने लगे, रोशनी तेरे बस की बात नहीं है बेटा। लेकिन मैं शुरू से ही ज़िद और ज़्यादा बोलती थी और इसी वजह से तो अब तक पापा मेरी शादी नहीं करवा पाए थे। मैंने पापा को बिस्तर पर लेटा दिया और खुद तैयार होकर खेतों की तरफ चल पड़ी। मैं लंबी चौड़ी और खूबसूरत लड़की थी, बचपन से ही खेतों में खेलती आई थी। मेरे लिए यह काम मुश्किल नहीं था। मैंने यहीं से फैसले को बदलना शुरू कर दिया। गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मैं भी हमेशा ही घूंघट लगाए रखती थी, इसलिए गांव के मर्द हम लड़कियों को बुरी तरह से नहीं देखते थे। लेकिन खेतों में काम करने के लिए मुझे अपने घूंघट को हटाना पड़ा और तब आदित्य की नज़र मुझ पर पड़ गई। आदित्य ज़मीनों के हिसाब किताब का काम करता था। कहने को तो यह ज़मीन हमारी थी, लेकिन मुखिया का ही आदेश चलता था और हमारी कमाई का एक हिस्सा भी मुखिया के पास ही जाता था। मुझे देखकर वह पलके झुकाने भूल गया और हैरानी से पूछने लगा, तू कौन है?
मैंने बता दिया कि मैं रोशनी हूँ, बाबा दिनेश की बेटी। वो गौर से मुझे देखने लगा और कहने लगा, तू तो उम्र में बड़ी मालूम होती है, तेरी अभी तक शादी नहीं हुई क्या? मेरा इनकार सुनकर वो नरमी से कहने लगा, अगर मुखिया को पता चल गया कि तूने शादी नहीं की तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है और यह मुखिया का आदेश है। मैं खामोश हो गई, क्योंकि मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि मेरे पापा ने ये बात मुखिया से छुपा रखी है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है और मैं 23 साल की हो चुकी हूँ। आदित्य की आंखें मुझ पर जमी हुई थी और ना जाने उसकी नज़रें में ऐसा क्या था कि मैं शर्म कर दोबारा से अपने चेहरे पर घूंघट डाल बैठी थी। वो कुछ देर हिसाब किताब करता रहा और साथ ही उनकी नज़रें मुझ पर ही जमी हुई थी। यह कहकर वापस लौट गया कि वह कल फिर मुझसे मिलने के लिए आएगा। उसकी ये बात मुझे समझ नहीं आई कि वह मुझसे दोबारा मिलने क्यों आएगा, जबकि मैं उसे हमारी ज़मीन पर उगे हुए अनाज की सभी जानकारी लिखवा चुकी थी। सारा दिन खेतों में काम करने के बाद जब मैं शाम को घर लौटी तो मैंने खुशी खुशी पापा को बताया कि मैं भी आराम से खेतों में काम कर सकती हूँ। पापा कहने लगे कि यह तेरा काम नहीं है पुत्र, मैं मरने से पहले तेरी शादी करके तुझे विदा करना चाहता हूँ, लेकिन तू है जो अब तक मेरी दहलीज पर जमी बैठी है। शादी का बात सुनते ही मेरे दिमाग में खुद ब खुद आदित्य का चेहरा चला आया था। यह अपने आप हुआ था और मैं हैरान थी, क्योंकि मैंने आज पहली बार देखा है कि शादी के नाम पर किसी का चेहरा मेरे दिलो दिमाग में उभरा है। इसके बाद मैं माँ के साथ घर में कामों की बिजी हो गई और अगले दिन फिर खेतों में निकल पड़ी, क्योंकि जब तक पापा की तबीयत खराब था मुझे ही पापा का जगह संभालना था। आदित्य खेतों में चला गया। उस वक्त जगह बिल्कुल सुनसान होता था। वह मेरे ही साथ चारपाई पर बैठ गया और अपने हाथ में पकड़ी कॉपी और कलम को एक तरफ रखा। मुझे भी समझ नहीं आया था कि वो 12 बजे ही क्यों आया है। मुझे देखते ही बहुत आराम से कहने लगा कि तू किसी को पसंद करती है जो अभी तक शादी नहीं की। मैंने झिझकते हुए बताया कि मेरी शादी ना करने की वजह वह खास घोड़ा है जिसके साथ शादी से पहले दुल्हन को रस्म करनी पड़ती है। मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गया और कहने लगा कि उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, आज तक गाँव की सारी लड़कियाँ उस रस्म को पूरा करने के बाद ही दुल्हन बनी है, तो फिर तुझे क्या परेशानी है। मैंने हैरानी आदित्य को दिखाया और पूछा कि क्या आपको यह सब अजीब नहीं लगता, एक लड़की घोड़े के साथ किस तरह से। कहने लगा कि वह बचपन से यह सब देखता आया और सारे ही गांव वाले शुरू से इस रस्म को निभाते आए हैं, इसलिए ना अजीब लगता है और ना ही बुरा। मुखिया बहुत अच्छे इंसान हैं और अगर उन्होंने यह परंपरा बनाई है तो उसके पीछे कोई खास वजह होगी। शायद इसी तरह इस औरत अपने पति को खुश करना सीखती है, इसलिए तो गांव की सारी औरतें शादी के बाद अपने पति की इज्जत करती है और उनके शिकायत का मौका नहीं देती। मुखिया का घोड़ा अभी भी बहुत खूबसूरत और चाहने वाला है, उसके साथ किसी भी लड़की को क्या तकलीफ़ हो सकती है। मैंने गुस्से से आदित्य से कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि वापसी पर कुछ लड़कियां की हालत कैसी होती है। आदित्य कहने लगा कि मर्द को खुश करना मुश्किल काम है और इसे सीखने के लिए कुछ तकलीफ़ तो उठाना पड़ेगी ना। आदित्य की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ था कि गांव वाले इस बात से इतने आदी हो गए हैं कि उन्हें इसमें कुछ गलत दिखाई नहीं देता। कौन आदमी ये बात बर्दाश्त करेगा कि उसकी होने वाली पत्नी उससे पहले घोड़े के साथ कुछ पल बिताए। आदित्य मेरे गुस्से को देखते हुए मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। उसकी बातें बहुत ही खूबसूरत और मीठी थी। जिस अंदाज में वो मुझसे बात कर रहा था मेरे दिल में उसके लिए प्यार पैदा हो गया था। यह पहली बार था। जाते जाते आदित्य कहने लगा कि अपने दिल से घोड़े का डर निकाल दो, क्योंकि जल्द ही मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजने वाला हूँ। मैंने परेशानी के अंदाज में पूछा कि क्यों, तुम्हारी माँ क्यों मेरे घर आने वाली है। मेरी नासमझी पर आदित्य हंसते हुए कहने लगा, उम्र में तो बड़ी हो लेकिन अकल अभी तक छोटी ही है। वो वहाँ से चला गया, लेकिन जैसे उसकी बात मुझे समझ आया मैं शर्म से गुलाबी हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पढ़ा लिखा मुखिया का मुंशी मुझ पर अपना दिल हार बैठेगा और मुझसे शादी करने की सोचेगा। लेकिन फिर वही बात, अगर मैं शादी का सोचती हूँ तो घोड़े का सोचकर मेरी जान निकल जाती है। मैं आदित्य के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन घोड़े के साथ एक दिन नहीं बिता सकती थी। मैं वापस घर पहुँची तो मेरे चेहरे पर सोचकर लकीरें थी और यह बात मेरे पापा तो
महसूस कर ली थी। मेरे पापा की मुझसे बहुत दोस्ती थी। जब पापा ने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने उन्हें आदित्य के बारे में सच बता दिया और यह भी बता दिया कि मेरी शादी ना करने के पीछे की वजह क्या है। पापा तो खुशी से पागल हो गए। कहने लगे कि वो तो पढ़ा लिखा नेक इंसान है, इस ऐसे लड़के का रिश्ता ना बहुत ही किस्मत की बात है। अगर आदित्य की माँ मेरे दरवाजे पर आई तो मैं कभी मना नहीं करूँगा। रही बात घोड़े की, तो आज तक उसने किसी लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। वह तो बहुत ही प्यारा घोड़ा है, हर वक्त मुखिया के स्तबल पे बंद रहता है। पापा की बात मानकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। सारी रात अपने आप से और अपने हालात से जंग लड़ती रही। फिर के दिमाग में एक तरीका आया जिसमें मैं परंपरा से बच सकती हूँ। अगले दोपहर आदित्य मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चला आया और कहने लगा, आज शाम में माँ तेरे घर आएगी। मैं डरते डरते आदित्य से पूछा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शादी गांव में की ना जाए? मेरे दोनों भाई शहर में रहते हैं और आप भी तो काम के लिए शहर जाते रहते हैं। मैं अपने भाइयों के पास चली जाती हूँ, आप भी वहीं आकर मुझसे शादी कर लीजिएगा। आदित्य मेरा चेहरा देखते हुए कहने लगा, लगता नहीं है कि तुम गांव वाली लड़की हो, क्योंकि गांव की लड़कियां तो बहुत बहादुर होती हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आई तो फिर अगले हफ्ते में तुम्हें शहर चली जाना। मैं भी अपनी माँ को लेकर वहाँ आ जाऊँगा। आदित्य की बात सुनकर मैं खुशी से दीवानी हो गई। बहुत आसानी से मेरी बात मान गया था, लेकिन किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। मुझे इस रस्म से गुजरना ही था। जब मेरा और आदित्य का रिश्ता तय हो गया तो मैंने अपना सामान बांध लिया। मेरे पापा मुझे गाड़ी में बिठाने के लिए गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। मुझे बहुत सारी बातें बताने लगे और मेरे दोनों भाई मुझे बस अड्डे से ले लेंगे। ऊंचे नीचे रास्ते पर चलते हुए हम गांव से बाहर बने। बस अड्डे पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी धूल उड़ती हुई एक बड़ी सी गाड़ी हमारे पास आकर रुकी। पापा ने तुरंत मुझे घूंघट सही करने को आदेश दिया, क्योंकि यह मुखिया की गाड़ी थी। आज तक कभी मेरा उनसे आमना सामना नहीं हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वह बाहर निकल आए। पापा ने मुखिया को नमस्कार किया, मैंने भी उन्हें नमस्कार किया। मुखिया ने पूछा, वह कौन है? तू गांव से बाहर जाने वाला रास्ते की तरफ क्यों जा रहा है? पापा ने डरते डरते बताया कि ये मेरी बेटियां हैं और मैं इसे अपने बेटों के पास शहर भेज रहा हूँ। मुखिया कहने लगा कि मुझे तो यही मालूम था कि तेरी 2 बेटे हैं, इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं था। इतने में मुखिया के एक नौकर ने उनके करीब आकर कुछ बात कही, जिसे सुनकर वह गुस्से से कहने लगे कि तेरी बेटी 23 साल की हो गई और तूने अभी तक इसे विदा नहीं किया और अब इसकी शादी के लिए इसे शहर भेज रहा है। हमारी गांव की लड़कियां कब से गांव से भागकर शादी करने लगी है। उनके नौकर ने शायद मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। पापा हल्कलाते हुए कहने लगे कि ऐसी बात नहीं है जी, इसकी शादी तो आपके मुंशी आदित्य से हो रही है, लेकिन इसके भैया की इच्छा है कि वह इसे धूमधाम से विदा करे, इसलिए शहर से थोड़ी बड़ी शादी करेंगे। मुखिया कहने लगा, वापस अपने घर की तरफ लौट जाओ। गांव की रस्म अदा करने के बाद उसे शहर भेज देना। जितनी चाहे बड़ी शादी कर ले, लेकिन हमारे गांव की लड़की की शादी परंपरा के रस्म से ही बिना नहीं होगी। अगर तू नहीं माना मैं तुझे बागी मानूंगा और तेरे गांव में जीना मुश्किल हो जाएगा। मुखिया के लोगों ने मेरी जान निकाल दी थी। जिस रास्ते से बचकर भागना चाहती थी उसमें ही उलझ कर रह गई थी। अब तो यह मुमकिन ही नहीं था कि मैं किसी भी तरह इस रस्म से बच जाती, क्योंकि अब तो मुखिया को मेरी उम्र का भी पता चल गया था। पापा ने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस घर ले आए। पापा का रूह काँप रहा था। उन्हें डर था कि कहीं मुखिया कोई फैसला ना सुना दे। मैंने पापा से कहा कि मेरी वजह से आप परेशान ना हो, मैं रस्म के लिए तैयार हूँ। अपने पापा के आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुद को घोड़े के हवाले कर दूंगी। 2 दिन बाद मुझे रस्म के लिए मैदान में जाना था और उससे 1 दिन पहले आदित्य मुझसे मिलने के लिए आया था। वह सर झुकाए हुए कहने लगा कि मुखिया बहुत ही गुस्से में है। मैं उनका नौकर होते हुए उनसे हमारे रिश्ते की बात क्यों छुपाए। कहने लगा, तुम बेफिक्र रहो और रस्म निभाओ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। आदित्य वापस लौट गया था और मैंने सारी रात जाग कर बिताई थी। अगली सुबह 10 बजे उनके मुताबिक दुल्हन बनाकर मुझे मैदान ले गया। जब मैंने पहली बार अंजलि के घोड़े के शिकार होते देखा तो वो बात मेरे दिमाग पर जमी हुई थी। ये वही जगह थी। मुखिया एक नौकर मेरी तरफ आया और मुझे घोड़े की तरफ बढ़ने को कहा।
गांव के सारे मर्दों की नज़र मुझ पर जमी हुई थी। मेरा घूंघट हमेशा की तरह निकला हुआ था, लेकिन उसकी आड़ में मुझे मुखिया के पीछे खड़ा आदित्य वहां से नज़र आ रहा था। जैसे ही मैं घोड़े के करीब पहुंची तो अचानक ही अपनी ज़बान से मुझे चाटने लगा। मुझे इस तरह से डर का एहसास हुआ कि मेरे हाथ पांव कांपने लगे। अपनी गर्दन को मेरे सर से रगड़ रहा था, जैसे प्यार का इजहार कर रहा हो। अंजलि ने तो चिल्ला चिल्ला कर सारा मैदान सर पर उठा लिया था, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी करके अपने बीमार बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए शांति से घोड़े की हरकतों को बर्दाश्त कर रही थी। थोड़ी देर में मुखिया के एक नौकर ने मुझे ज़बरदस्ती घोड़े के ऊपर बैठा दिया और उसके बाद घोड़ा मुझे खुद ही लेकर गांव की दूसरी तरफ जंगल की तरफ भागने लगा। मेरी ओढ़नी भी गिर गई थी और मेरे सांस पूरी तरह फूल रहा था। घोड़े की रफ्तार अच्छी थी, उसके ऊपर मेरे लिए बैठना रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे घोड़ा जंगल के अंदर पहुंचा, मुझे डर लगने लगा क्योंकि कोई गांव वाला उस तरफ नहीं आता था। मैंने सुन रखा था कि जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर होते हैं और इसलिए किसी की भी उस तरफ आने की इजाज़त नहीं है। घोड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो ऐसे भाग रहा था जैसे रोज़ ही आता हो। उसे रास्तों का भी अंदाज़ा था। बहुत देर बाद जब घोड़ा रुका तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि जंगल के बीचों बीच एक आलीशान घर बना हुआ है, जिसके आगे घोड़ा खुद ही रुक गया था। मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मैं गिरते पड़ते घोड़े से उतर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घोड़ा भी मुझसे प्यार का इजहार कर रहा था। 5 मिनट भी नहीं बीते कि दूसरे रास्ते से एक बड़ी सी गाड़ी आकर मेरे पास रुकी। उसमें से उतरे मुखिया को देखकर मैं हैरान रह गई थी कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। मुखिया मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। उनकी नज़र मुझे अपने वजूद के आर पार होते हुए महसूस हो रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि मेरी ओढ़नी ना जाने रास्ते में कहाँ गिर गई थी और मैं ऐसे ही उनके आगे खड़ी थी। मेरा हुलिया घोड़े के रफ्तार की वजह से ख़राब हो चुका था। मुखिया मेरे करीब आया और अपने हाथों से मेरे बालों के चेहरे पर हटाते हुए कहने लगे, खूबसूरत तो तू है, लेकिन तूने उम्र निकाल दी। कम उम्र में अगर तू मेरे पास आती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। मुखिया की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। सोच भी नहीं सकती थी कि जो कुछ वह कर रहे थे, मेरे हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए वह अंदर ले जाने लगे। मैं खुद को छुड़वाने लगी, लेकिन मेरी ताकत मुखिया से कम थी। वह घर से बाहर ही मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। मैं किसी भी तरह मुखिया के गंदे इरादों का शिकार नहीं बनना चाहती थी। उनकी गाड़ी में बैठ नौकर भी तमाशा देख रहे थे। अचानक ही घोड़े ने बड़े ही सही वक्त पर हमला कर दिया और उनके सीने पर अपनी लातें बरसाने लगा। मुखिया को नौकर गाड़ी से उतरकर भागने लगा। घोड़े के गुस्से ने कुछ मिनटों की मुखिया का किस्सा खत्म कर दिया। वो वहीं दम तोड़ दिए। उनके नौकर हक्का बक्का रह गए। घोड़े का गुस्सा खत्म हुआ तो एक फिर मेरे पास आया और मुझे अपनी ज़बान से चाटने लगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो घोड़ा अपने मालिक को ही मार दिया? मुखिया का एक नौकर मेरे पास आया और अपनी चादर उतार कर मेरे कंधों पर डाल दिया और कहने लगा कि वो लोग बहुत ही मजबूरी में तमाशे का बर्दाश्त करते हुए। वह दोनों नौकर अच्छी तरह जानते थे कि इस रस्म के आड़ में उनके मुखिया किस तरह गांव की लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं और शाम को उसी तरह डरा धमका कर उन लड़कियों को वापस भेज देते हैं। वह लड़कियां कभी मुखिया के खिलाफ भी मुंह नहीं खोल पाती है। घोड़ा मुखिया का वफादार घोड़ा था जो उनके कहने पर ही लड़कियों को यहाँ तक लाया करता था, लेकिन मेरी बारी में ना जाने क्यों उसने अपने मालिक से नहीं बल्कि मुझ में वफादारी निभाई है और मेरी शादी के पहले ही यह राज भी खुलकर मेरे सामने आ गया था। उन दोनों ने मुझे शाम तक वहीं रोक कर रखा और अपने मालिक को जंगल में ही जला दिया और शाम के वक्त मुझे वापस घोड़े से सवार करवा कर गाँव भेज दिया था ताकि गाँव वालों को शक ना हो। मुझे बिल्कुल सही देखकर मेरे माँ पापा बहुत खुश हुए। अगले ही दिन सारे गाँव में यह बात फैल गया था कि मुखिया जंगल में गए थे और फिर लौट कर वापस नहीं आए। यह खबर सुनकर सारा ही गांव समझ चुका था कि अब वह नहीं रहे, लेकिन मेरे दिल में तो ठंड का एहसास उतर गया था। मुखिया के दोनों मुलाजिमों ने मुझसे वादा किया था कि वह यह बात कभी किसी को आगे नहीं बताने की। सच्चाई क्या था? नहीं तो गांव की सारी लड़कियां के घर उजड़ जाएंगे, क्योंकि वह सब शादी से पहले मुखिया के शिकार का निशाना बन चुकी है। अगले हफ्ते मेरी और आदित्य की शादी हो गई और शादी की रात आदित्य ने मुझसे पूछा कि तुमने घोड़े ने कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंचाई होगी? मैंने तुरंत कहा कि नहीं।
उसने तो मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार किया, आदित्य ने कहा। दरअसल वह घोड़ा उसका था जो बहुत खूबसूरत था, इसलिए मुखिया ने उसको आदित्य से ले लिया था। लेकिन वह घोड़ा शुरू से ही आदित्य का वफादार था और एक रात पहले आदित्य ने घोड़े को यह बात अच्छी तरह समझा दिया था कि वह मुझे बिल्कुल भी परेशान न करे, बल्कि मेरा ख्याल रखे। घोड़ा बहुत वफादार जानवर है, वह अपने मालिक की हर बात की अच्छी तरह समझता है। मैं भी अपने घोड़े का जो बात समझा देता हूँ वह फ़ौरन ही समझ लेता है, इसलिए मुझे यकीन था कि वह तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने देता। धन्यवाद दोस्तों।